स्टूडेंट्स, आज हम जलियांवाला बाग में बसंत कविता में आगे पढ़ेंगे कि जो कवित्री हैं वो वहाँ जलियांवाले बाग में बसंत को किस प्रकार आने के लिए कह रही हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो प्रिय ऋतुराज बसंत को बुलाना तो चाह रही हैं, किंतु उसको बुलाने के लिए साथ के साथ एक शर्त भी रख रही हैं कि धीरे से आना और यहाँ शोर मत मचाना। अब आगे उस जलियांवाले बाग में बसंत के आने पर और अन्य जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनको कि वो कवित्री बुला रही हैं, वो कैसे आज वो वायु को बुला रही हैं। तो वायु के लिए क्या कह रही हैं? वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। कि बसंत आने के बाद जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसके लिए कवित्री कह रही है कि हवा तो चले पर मंद चाल से चलाना, जो कि मन को खुश कर दे ऐसी वायु या हवा या पवन वहाँ मत चलाना। दुख की आहे संग उड़ाकर मत ले जाना। उस बाग के साथ जो दुख की आहें चीख पुकार जुड़ी हुई हैं उनको हवा के साथ या हवा के झोंके के साथ उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कोयल बसंत ऋतु में खास तौर से गाती है या कूकती है, उसकी कूक बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि कोकिल अर्थात कोयल गाए लेकिन उसके राग में रोने का स्वर हो, खुशी का ना हो। तो यहाँ पर कोयल को राग रोने का गाने के लिए कवित्री कह रही हैं। साथ के साथ ऊपर के पैराग्राफ में भ्रमर का जो भ्रम उपजाने वाले काले कीटों का वर्णन किया था, तो उन्हीं भंवरों के बारे में यहाँ कवित्री दोबारा कह रही हैं। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कि जो फूलों के ऊपर मंडराने वाले भंवरे हैं वो गुंजार करें, गुनगुनाएं, लेकिन उनके गुनगुनाहट में कष्टों की कथा सुनाने का क्रम होना चाहिए, अर्थात वो भी दुख की ही कथा सुनाएं। अब कवित्री कह रही हैं, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले। अब उस बसंत को पुष्पों के माध्यम से कह रही हैं कि उस जलियांवाले बाग में बसंत के आने के बाद जो पुष्प आए या पौधों के ऊपर जो फूल खिले वो कैसे हों। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, लेकिन वो अधिक सजे हुए संवरे हुए नहीं हो, अर्थात आकर्षित करने वाले ना हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। और उन फूलों की सुगंध और खुशबू कैसी होनी चाहिए? मंद, अर्थात जो खुशबू होती है फूलों की उसकी खुशबू से पता लग जाता है आसपास फूल खिलने के बाद कि फूल कहाँ खिला हुआ है। खुशबू इतनी तीखी और हवा के साथ फैलने वाली होती है। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं कि उन फूलों की सुगंध भी मंद हो या धीरे धीरे से फैलने वाली हो, साथ में ओस से कुछ गीले गीले वो फूल होने चाहिए ताकि उनकी खुशबू चारों तरफ हवा के साथ जल्दी से ना फैले। तो वो कुछ गीले गीले होने चाहिए। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। बसंत उस जलियांवाले बाग में आ तो जाना, लेकिन तुम किसी को कुछ देने का जो भाव होता है वैसा उपहार भाव वहाँ आकर मत दिखलाना। अर्थात बसंत ऋतु एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई ऋतु होती है। तो उसमें सब कुछ चारों तरफ हरियाली होती है, मन को मोहने वाला दृश्य होता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि तुम वहाँ आना लेकिन कुछ देने का भाव मत दिखाना। स्मृति में पूजा है तू यहाँ थोड़े बिखराना। और जो फूल लाने के लिए कह रहे हैं जो कि अधिक सजीले ना हो, सुंदर ना हो, ऐसे फूलों को उन जो शहीद हो गए थे उन लोगों की याद में स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखरा देना। पुष्प लाने के लिए भी कह रही है कवित्री यहाँ, लेकिन फूलों को इस प्रकार से लेकर आना है कि वहाँ लाकर उन फूलों की तरफ कोई आकर्षित ना हो। बसंत के आने के बाद फूल खिलने पर सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि वो उस समय मन मोहने वाले
रूप को धारण किए हुए होते हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य हम सभी को लुभाता है। लेकिन यहाँ कवित्री उस बाग में इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही दिखाने के लिए कह रही हैं, ताकि कोई उनकी ओर आकर्षित ना हो। तो आज इस कविता में हम इन दोनों पैराग्राफों को या दोनों पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। यदि आपको इनमें से किसी शब्द में या शब्दार्थ में समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।